अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपके साथ कुछ नई मालूमात शेयर करूँगी इमिग्रेशन के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि चंद दिन पहले जो हमारे नए इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं शॉन फ्रेज़र, उन्होंने कुछ खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि इंशाअल्लाह अगले 2-3 सालों में 1.3 मिलियन इमिग्रेंट्स आएँगे। लेकिन एतराज़ात ये किए जा रहे हैं कि पहले आप अपना जो पिछला बैकलॉग है वो तो आप साफ करें। इतने सारे सिटीजनशिप से लेकर स्किल वर्कर, पीजीपी यानी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स एप्लीकेशंस हैं वो, और काफ़ी चीज़ें जो अभी अटकी हुई हैं, आप पहले उनको तो साफ करें। उनके लिए पहले बैकलॉग क्लियर तो करें, उसके बाद आप ये नए प्लान्स का ऐलान करें। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी उन्होंने ऐलान भी किए हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं, जिसमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि मज़ीद इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स दुनिया भर में कैनेडियंस जो वीज़ा पोस्ट हैं, उनके लिए और इनसाइड कनाडा भी जो ऑफ़िसेज़ हैं, उनको उनके लिए नए ऑफ़िसर्स जो हैं हायर किए गए हैं और उनको इसी मकसद के लिए कि ताकि तेज़ी से इमिग्रेशन का काम आगे बढ़े। कई एतराज़ात उन पे किए गए हैं। एक तो ये कि स्किल वर्कर के हवाले से कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे जो कि रियली कनाडा में आकर कनाडा की खुशहाली में मुदिद मुमिद और मुआविन साबित हो सकते थे, वो सारे के सारे दूसरी जगहों का रुख कर रहे हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और जो दूसरे वेस्टर्न ममालिक हैं, उनमें जा रहे हैं। उनको बहुत आसानी से वहाँ का जो सिस्टम है, उनको उनके काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स हैं या पीआर हैं, तो उनकी एप्लीकेशंस कनाडा के मुकाबले में बहुत तेज़ी से प्रोसेस की जा रही हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। ये अभी ये पार्लियामेंट्री जो बहस है, सीआईएमएम एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि एमपी हैं हमारी सलमा जाहिद, वो चेयर हैं और पिछली दफ़ा जो मैंने उनका पार्लियामेंट का जो सेशन देखा था उसमें शान फ्रेजर थे और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स उस मीटिंग्स में शामिल होते हैं और ये तमाम चीज़ें सामने रखते हैं मिनिस्टर के, ताकि जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से अमल उस पर किया जा सके। एक तो ये अपडेट थी। दूसरी बात ये है कि कैनेडियन जो स्टूडेंट के जो सिस्टम है वो एक तरह से देखा जा रहा था बहुत दिनों से कि वो पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर और दीगर ममालिक के भी उसमें हैं लोग, जैसे कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं या और दूसरी जगहों के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ एक तरह से सिस्टमैटिक नज़रअंदाज उनको किया जा रहा था। उनकी एप्लीकेशंस को एक प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इमिग्रेशन ने शिनूक के नाम से, और शिनूक जो है एक दरअसल ये एक गर्म हवा है जो कि जो वेस्टर्न कनाडा में जो चलती है वो उसका नाम होता है शिनूक, तो ये एक हवा का नाम है, राइट? तो ये प्रोग्राम एक तरह से उसका तारुफ कराया गया और इस प्रोग्राम की खासियत ये थी कि उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन खास तौर पे दी जाती थी इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, जिनमें स्टूडेंट्स के बारे में पूरी मालूमात नहीं दी जा सकती थी और काफ़ी बायसेस थे उसमें, और जो थोड़ा-सा एक एक्सेल शीट थी जिसमें कि कुछ चीज़ें ऑफिसर के सामने होती थी, मोस्टली चीज़ें नहीं होती थी, डिटेल्स नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के साथ बहुत लाइक परफेक्ट से परफेक्ट क्लाइंट्स जो स्टूडेंट्स थे मेरे, उनके साथ नहीं हुआ, और इसका रीज़न ये था कि शुरू की पॉलिसी की वजह से उनको बआसानी रद्द किया जा सकता था। तो अब जो पार्लियामेंट्री मीटिंग चल रही है उससे उम्मीद की जा रही है कि ये इस प्रोग्राम पे दोबारा से नज़रसानी की जाएगी और जो जो भी ममालिक या उनके जो तालिब इल्म थे, इस प्रोग्राम की वजह से उनकी फाइलें रिजेक्ट हो रही थी। उम्मीद ये की जा रही है कि अब वो बेहतरी की तरफ जाएगा वो प्रोग्राम, जो स्टूडेंट परमिट का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है ये। एक और इसी हवाले से स्टूडेंट के हवाले से एक और बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि जब ये
स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो कि और ममालिक के लिए पहले से थी, यानी चाइना, इंडिया और दीगर ममालिक के लिए, फिलीपींस वगैरह, वियतनाम। जब पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ तो आज से 3 या साढ़े 3 साल पहले, उसी वक़्त हमारे ऊपर ये जो बला नाज़िल हो गई कोरोना वायरस की, और जिसकी वजह से ये प्रोग्राम पाकिस्तानियों को कुछ ज़्यादा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सका। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे-जैसे हालात मामूल के मुताबिक आते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो ये स्टूडेंट के हवाले से थोड़ी बहुत मेरी बातचीत थी। जो मेरे पास सवालात आते हैं इस प्रोग्राम को देखने के बाद, नंबर 1 मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जो आप साज़ो आवाज़ टीवी पर मेरी इमिग्रेशन टिप्स देखकर मुझे फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, और जब आपको लगता है कि हाँ, मैं, और जब मीटिंग होती है तो हमको लगता है कि हम आपका केस कर सकते हैं, तो कई केसेस मैंने इस हवाले से किए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपकी हौसला अफ़ज़ाई और हिम्मत अफ़ज़ाई की। हम लोग मैं पूरे साज़ो आवाज़ की टीम को का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मेरे प्रोग्राम को आप सब तक पहुँचाते हैं। जज़ाकल्लाह। तो दूसरी एक और बात जो करनी थी, वो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं, और कुछ लोग, उनको अभी तक ये मालूम भी नहीं है कि ये जो प्रोग्राम है, पहले होता था कि अगर आप एलिजिबल हैं या अहलियत है आप में अपने पेरेंट्स को और डिपेंडेंट बहन भाइयों को बुलाने की, तो आप बस एक एप्लीकेशन फाइल करते थे, और लेकिन अब सिस्टम बदल चुका है। अब इसके लिए भी एक लॉटरी है, और जो लॉटरी पिछले दफ़ा निकली थी, उसके अभी तक कैंडिडेट्स जो भी हैं, उनकी इमिग्रेशन फाइनलाइज़ नहीं हुई है। तो और लगता है कि अभी इनके पास 30 से 40 हज़ार की फाइलें अभी मौजूद हैं इमिग्रेशन के पास, और उसी में से वो उसको निकालते रहेंगे, तो हो सकता है कि नई ड्रॉ अभी कोई आने की तवक्को नहीं की जा रही, लेकिन अगर आए तो हू नोज़, अच्छी बात है आए। लेकिन जो इमिग्रेशन के जो हमारे हलक़े हैं, उनका अंदाज़ा ये है कि अभी इनके पास इनफ इन्वेंटरी है 1-2 साल के लिए, तो हो सकता है अभी बहुत जल्द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की जो भी लॉटरी है, वो ना ऐलान की जाए। और फिर उसको उसके लिए कहते हैं कि ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, तो सुपर वीज़ा है, सुपर वीज़ा की ऑप्शन है, फिर विज़िटर वीज़ा की ऑप्शन है, राइट? तो अगर आप अपने वालिदैन को बुलाना चाह रहे हैं, और आप फाइनेंशियली आपकी फैमिली के हिसाब से आपका लो इनकम कट ऑफ मीट करता है, तो सुपर वीज़ा के लिए सिर्फ़ 1 साल की चाहिए। अगर आप 2022 में समर में बुलाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, तो उसके लिए ये है कि आपका जो 2021 की जो नोटिस ऑफ असेसमेंट है, उसकी लाइन 150 आपके खानदान के साइज के हिसाब से उसमें इनकम हो, राइट? 4 की फैमिली है और आपके पेरेंट्स को मिलाकर हो गए 6, तो आप देखेंगे कि 6 के लिए जो इनकम कट ऑफ है, वो आप लाइन 150 पे मीट कर पा रहे हैं कि नहीं गुज़िश्ता साल के लिए। तो ये है, प्लस उसमें मेडिकल कराना होता है, और इंश्योरेंस लेनी होती है कैनेडियन इंश्योरेंस से 100,000 तक के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें सुपर वीज़ा के लिए थी। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने अब काफ़ी फाइल्स ऑनलाइन की हैं, और कुछ के जवाब आ रहे हैं, कुछ के आने की तवक्को है इंशाअल्लाह ताला इस महीने में, नहीं तो अगले महीने में, जो कि उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि इस प्रोग्राम को भी बहुत तेज़ी से अंडर फैमिली रियूनिफिकेशन के इसको काफ़ी तेज़ी दी जाएगी। तो उम्मीद यही है मेरी कि जो भी ऑनलाइन स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन है, वो जल्दी-जल्दी होगी। लास्ट मेरा केस जो है वो ऑनलाइन तो नहीं था, वो पेपर था, वो मेरा 8 महीने में हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं उनका 7 महीने में भी हुआ, कुछ कह रहे हैं 6 महीने में। लेकिन अब डिपेंड करता है आप कब से आप वक़्त का तयन कर रहे हैं, तारीख कब से लगा रहे हैं। जिस दिन से एप्लीकेशन दाखिल की, यानी तो जिस दिन से आपको मेडिकल मिला, क्योंकि लोगों के पास इसका सही तयन नहीं होता, तो कुछ लोग कहते हैं वो 4 महीने, तो मैं पूछती हूँ 4 महीने कब से? वो जब हमने मेडिकल कराया उसके बाद से। तो मैं जो टाइम आपको दे रही हूँ वो है जिस दिन आपकी फाइल सबमिट हुई है, मिसाल के तौर पर अगर जनवरी 1 2022 को हुई है, तो आपका रिजल्ट किस दिन आया है, या आपको जो पासपोर्ट सबमिशन की डेट कब आई है, वो वाली ईमेल की मैं तारीख लगाती हूँ, ठीक है? तो वो असल में ये ज़्यादा मैं कहूँगी कि लॉजिकल पीरियड है कि जब से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है,
और जब आपके पास पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आई, अब उसके बाद आप 1 हफ्ता लगाएँ, 1 महीना लगाएँ, 4 महीने लगाएँ, वो आपके ऊपर है। लेकिन जिस दिन रिक्वेस्ट आ गई, मैं समझती हूँ वो काम पाए तकमील तक पहुँच गया, इंशाल्लाह। तो आखिरी बात कहना चाहूँगी कि मेरे क्योंकि मैं माशाल्लाह से 27 इयर्स मुझे हो गए इस 15 फरवरी को इस फ़ील्ड में काम करते हुए, और ख़ास तौर पर मेरा जो एक रुझान रहा है फैमिली रियूनिफ़िकेशन की एप्लीकेशंस की जानिब ज़्यादा, जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स की इमिग्रेशन और स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट वग़ैरह, मेरा एक तरह से मेरा रुझान उसी की जानिब रहा है। तो अक्सर मुझे जब लोग कॉल करते हैं, माशाल्लाह हमारे जो बच्चे जो पाकिस्तान जाके शादी करते हैं और वो मुझे कॉल करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मेरे पास गाइडेंस भी है। अगर आपको फुल फ्लेज सर्विस चाहिए, वो भी मौजूद है। और मैं तमाम जो एक तरह से ट्यूटोरियल टाइप का उनको गाइडेंस का जो टूर है मैं कराती हूँ इस पर ज़ूम पर, वो 1 घंटे का भी होता है, 2 घंटे का भी होता है, पर आवर मेरे चार्जेज़ हैं। और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि हाँ, आप लाइक खुद से कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप समझते हैं उसके बाद कि नहीं, हमें आपसे कराना है, मुझसे कराना है, तो डेफ़िनेटली फिर उसके बाद किसी भी वक़्त आप ये फ़ैसला करने के बाद आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और जो भी आपने मुझे फ़ीस दी होगी गाइडेंस के लिए या कंसल्टेशन के लिए, वो फ़ीस आपकी डिडक्ट करके इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपका काम शुरू से कर सकती हूँ। तो यानी तो आपको सिर्फ़ मालूमात लेनी है, तो वो उसके लिए भी ज़ूम की मीटिंग है, लेकिन पेड मीटिंग है, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, जैसे आपको जितनी ज़्यादा आपको ज़रूरत हो, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से आज के लिए मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं, और आपको इस बात का भी इल्म होगा कि मैं उर्दू से इंग्लिश सर्टिफ़ाइड ट्रांसलेटर भी हूँ। तो अगर आपको कभी कोई अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ट्रांसलेशन के लिए मशवरा लेना है या करवाना है ट्रांसलेशन, तो आप मुझसे डेफ़िनेटली राब्ता कायम कर सकते हैं। info@canimsolutions.ca, या नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, canimsolutions.ca, CANIMM solutions.ca, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं 905-513-0012। नंबर दोबारा बताती हूँ, 905-513-0012। और इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ साज़ो आवाज़ की ये मौका देने का। अल्लाह हाफ़िज़ व नाज़िर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।